नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं और वो संविधान के वो हैं भाग, जिनकी संख्या हम जानते हैं टोटल 25 है, 25। और उनको हम समझेंगे एक कंसेप्ट के साथ जिससे हम याद रख सकें लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम भागों को अलग अलग पार्ट्स में बांट के करेंगे कि 25 भाग हैं और संख्यात्मक रूप से अगर देखें तो 22 लास्ट नंबर है इसका। तो उसको कैसे अलग अलग सेक्शन में बांट के करें, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 4 तक जो भाग हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कैसे, पहले देखें कि मैंने भारत की टेरिटरी को एक सर्कल के रूप में दिखा दिया है, इसको इंडिया समझ लें। और इसके अंदर रहने वाले कुछ लोग, जैसे ये लोग हैं जिनको हम मान लेते हैं ये लोग इसमें रह रहे हैं। अब जब भी आप किसी भी देश के शासन प्रणाली को जानना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले यह जानना होगा कि वो टेरिटरी कैसे बटी हुई है। तो इसीलिए इसका जो भाग पहला फर्स्ट भाग जो पढ़ेंगे उसमें हमें यह बताता है कि भारत का जो संघ है यानी यूनियन और इट्स टेरिटरी, यानी यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में हमें बताता है, टेरिटरी के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र। और इसके लिए आर्टिकल जो दिए हैं, आर्टिकल भी साथ साथ देखते चले 1 से लेके 4 तक। यानी ये सबसे पहले हमने जाना कि भारत में एक सेंट्रल है यानी यूनियन पार्ट है, और दूसरा इसकी टेरिटरी जो स्टेट में बटी हुई है वो हमने जाना। अब दूसरा आता है कि इस टेरिटरी में रहने वाले कुछ लोग, उनको कैसे डिफाइन करें कि वो लोग अपने हैं भारत के या बाहर के रहने वाले, एलायंस विदेश वाले हैं, तो उनको हम देखना है। तो भाग 2 पार्ट 2 में हमें यह बताता है कि भारत में रहने वाले लोग कौन कौन भारत के सिटीजन कहलाएंगे। तो इट मींस पार्ट 2 हमें नागरिकता, इसके बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में। अब इसके आर्टिकल देखें, 4 तक इसमें आता है, तो 5 से लेकर के 11 आर्टिकल इसमें हैं। तो ये हुआ नागरिकता के बारे में समझना। फिर उसके बाद हमें जरूरी हो जाता है कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। इट मींस वो अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो उन अधिकारों को अगले भाग में यानी भाग 3 पार्ट 3 हमें बताता है कि यहाँ के लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। उनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मीन्स मूल अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं, जिनके बिना डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। तो इस तरह से इसको कौन से आर्टिकल, तो 11 आर्टिकल्स के बाद आता है 12 से लेकर के 35 में हम इनको पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है, इसमें अगला पार्ट डिपेंड करता है कि यहाँ जो टेरिटरी है जिस पर रूल कर रही हैं सरकारें, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जब वो पॉलिसी बनाएंगी तो इन कौन सी पॉलिसी बनाएं जिससे यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो राज्य को पॉलिसी बनाने की डायरेक्शन जो देता है वो अगला भाग देता है, जिसका नंबर है भाग 4। भाग 4 जो है ये बताता है डायरेक्टिव DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमें बताता है। तो ये हुआ भाग 4। अब बाद में एक भाग और ऐड किया गया जिसमें यह तय किया गया कि यहाँ के लोगों के भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, कुछ कर्तव्य होने चाहिए जो यहाँ देश के लिए उनके बनते हैं। तो उनके लिए भाग 4A यानी 4A पार्ट 4A ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, यानी भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन से हैं उनके बारे में ये डिफाइन करता है। ये सारे जो भाग हैं, पार्ट 1 यानी पार्ट 1 हमारा क्या बता रहा है, पार्ट 2 नागरिकता, पार्ट 3 मूल अधिकार, पार्ट 4 जो है राज्य के नीति निर्धारण तत्व DPSP, और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हुआ हमारा पहला सेक्शन, भाग 4A तक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, वो है भाग 5, वहां से लेकर के और 5 से लेकर के 10 तक देखेंगे। उसको कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पहले कंसेप्ट को समझ लें कि 5 से 10 के बीच में एक कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कैसे समझा जा सकता है। तो ये देखिए कि पार्ट 5 से लेकर के और पार्ट 10 तक हमें समझना है। तो सबसे पहले मान लो ये इंडिया है, इसको हम एक इंडिया मान लेते हैं, और इंडिया के अंदर हम जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसको समझने के लिए पहले ये देखें कि एक सेंट्रल यूनियन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर ये यूनियन है, यूनियन, और ये बाकी
जो इकाइयां हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट्स, और कुछ यूनिटी, कुछ टेरिटरी ऐसी है जिसको यूनियन रूल करता है, जैसे यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी है जिन पर यूनियन का कंट्रोल रहता है। तो अब हम इसको समझने के लिए इसको पहले हम इस तरह बांट सकते हैं पूरी टेरिटरी को, यानी भारत की पूरी जो टेरिटरी है, क्षेत्र, उसको हम ऐसे बांट दें कि एक पार्ट हो गया यूनियन से जुड़ा हुआ, दूसरा पार्ट हो जाता है वो है स्टेट्स, स्टेट से जुड़ा हुआ, तीसरा पार्ट हम कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी, जिस पर यूनियन का ही रूल चलता है, यूनियन टेरिटरी यानी राज्यों का। अब उसके बाद राज्यों के अंदर थोड़ा चले, राज्य जो है अपने शासन को कुछ अधिकार लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो उनमें आते हैं जैसे लोकल सेल्फ रूल, स्थानीय स्वशासन, इसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ रूल, स्थानीय स्वशासन वाला, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, ये आता है। फिर उसके बाद राज्यों में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कुछ खास विशेष महत्व रखते हैं, विशेष दृष्टिकोण से अगर देखें, जैसे वहाँ पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, माउंटेनियस रीजन, या वहाँ की अलग कल्चर हो सकती है, स्पेसिफिक जो रहने वाले लोगों की कुछ अपने रीति रिवाज, तो उसको हम अलग से एक शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया, राज्यों के अंदर एक ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र, या जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, तो ये जनजातीय क्षेत्र। इस तरह से हम ऐसे बांट सकते हैं पूरी टेरिटरी को। अब इसके लिए हम भाग को अब आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे भाग 5 ये बताता है हमें, पार्ट 5 यूनियन का शासन कैसे चलेगा, यानी वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ की विधायिका और वहाँ की न्यायपालिका, तीनों अंगों के कार्य प्रणाली को समझाता है। और कितने आर्टिकल, जैसे 51 से लेकर के और 151 ये आर्टिकल इसके हो जाते हैं। दूसरा आता है स्टेट्स, स्टेट जो है अगला भाग 6 यानी पार्ट 6 किसके लिए बनाया गया है, वो स्टेट के लिए बनाया गया है कि स्टेट का शासन प्रणाली कैसे चलेगी, वहाँ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनके बारे में बताता है। तो इसके लिए आर्टिकल अगर हम देखें तो 152 से लेकर के 237 उसमें स्टेट का बताया गया है। और उसके बाद 6 के बाद आता है 7 भाग, चूंकि 7 भाग जो था वो पहले उसको हटा दिया गया है, अब वो है नहीं, तो इसलिए 7 को कंसीडर नहीं करते। अब उसके बाद आता है 8 भाग, 8 बनाया गया है किनके लिए, यूटी के लिए, तो ये हो गया पार्ट 8, भाग 8 इनके लिए बनाया गया है। तो इस तरह से भाग 5, 6, 7 को स्किप कर देंगे, 8 हो गया। अब उसके बाद भाग 9, भाग 9 में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 स्तर होते हैं, एक होता है ग्राम पंचायत और एक होता है नगर पंचायत। तो ग्राम के लिए एक भाग बनाया गया है और एक भाग नगर के लिए बनाया गया है, नगर पंचायत के लिए, तो इसको भाग 9 और इसको 9A बनाया गया है, भाग 9A। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो है, इसके बाद कुछ एक भाग 9B बाद में जोड़ा गया था, इसमें जैसे 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया है, तो 9B, तो उसके लिए सहकारी समिति, ये एक पार्ट है सहकारी समिति, तो उसका हो गया। अब भाग 10 बनाया गया किन लिए, उन क्षेत्रों के लिए जो स्पेशल हैं, अनुसूचित शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, इसके लिए भाग 10 बनाया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे भाग 5 को आप देख सकते हैं कैसे याद रखना है, तो ये तरीका है याद रखने का। और उसके बाद उसके आप इस भाग को, इनको सबको देख सकते हैं कि कौन सा भाग हमने हटा दिया है, तो उसको देख सकते हैं भाग 7, इस भाग को रिपील कर दिया गया है जो पहले था, और इसका आर्टिकल भी हमने हटा दिया है। सबके आर्टिकल आप देख सकते हैं कि कौन से में 52 से लेकर के 151 भाग, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 152 से 237, फिर उसके बाद यूटी का जो है 239 से 242, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत है, पंचायत का पार्ट, भाग 9 ये हो गया इधर 9A जिसमें नगर पालिका, और फिर हो गया इसमें भाग 9B सहकारी समिति, और फिर उसके हो गया भाग 10 जिसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये रहा भाग 5 से 10 का पार्ट। अब हम देखते हैं भाग 11 से लेकर के और भाग 22 तक के जो पार्ट हैं उनके बारे में। तो पहले हम भाग 11 से लेकर के और भाग
14-15 तक पहले स्टडी करते हैं कि उनमें क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट आते हैं कि सबसे पहले भाग 11, इसको कैसे समझ सकते हैं कि अभी तक हमने सारा सीक्वेंस समझा एक सिस्टम से, अब भाग 11 बताता है हमें कि इसमें 1-1 से समझ सकते हैं कि यूनियन और स्टेट इनके बीच के जो रिलेशन होंगे उन रिलेशंस के बारे में हमें भाग 11 बताता है। कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, और इसी में कौन कौन से विषय पर यूनियन कानून बना सकता है, कौन से विषयों पर जो है राज्य कानून बना सकता है, उनकी कहाँ कहाँ तक प्रभाव रहेगा, इनके बारे में हमें भाग 11 बताता है। और फिर उसके बाद भाग 12 और 13 इसमें भी हमें कुछ हद तक रिलेशंस, जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कुछ इकोनॉमिक रिलेशन जिनको भाग 12 डिफाइन करता है, जिसमें लिखा है वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद, यानी कुछ फाइनेंस से संबंधित रिलेशन दिखाएगा। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स, इनके बारे में बताया जाता है। आर्टिकल देख सकते हैं 264 से लेकर के 300A संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो बाद में ऐड किया हुआ था। इसके बाद भाग 13 पे आ जाए। भाग 13 जो है इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स बताया गया है। इसका मतलब भाग 12 और 13 में हम देख सकते हैं इसमें जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट दिए हुए हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट चाहे वो फाइनेंस का हो, प्रॉपर्टी का हो, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स का हो, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। और 11 जो भाग है इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 11 में जो है हमें क्या बता रहा है, रिलेशन। अब भाग 11 और 12 और 13 तीन होने के बाद 14 भाग देखें। भाग 14 जो बताता है हमें कि सर्विसेज, यानी जो हम जॉब जिनमें हम तैयारी करते हैं, कि एक तो केंद्र सरकार की नौकरियां और एक राज्य सरकार की नौकरियां, तो उनके बारे में हमें भाग 14, इट मींस 14वां भाग सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ये 308 से 323 के बीच में बताता है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, सर्विसेज से संबंधित कुछ जो विवाद होते हैं उन विवादों को हल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल, एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी कि जो इन संबंधी सेवा संबंधी विवादों को निपटारा करेगी। उसके लिए बाद में एक भाग जोड़ दिया गया जिसको भाग 14A, ये एक भाग है जिसमें दो ही आर्टिकल है, 323A और 323B। इस तरह से ये हुआ भाग 14 तक। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें भाग 15 से लेकर के, अगर हम आ जाएं भाग 15 से लेकर के और 22 तक, इन सारे भागों को देखें तो उनमें 15वां जो भाग है ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इलेक्शन, चुनाव के बारे में, यानी चुनाव आयोग कैसे बनेगा, उसकी क्या कार्य होंगे, क्या फंक्शन होंगे, ये भाग 15 में बताता है। और इसके लिए आर्टिकल 324 से 329। इसके बाद भाग 16 का अगर हम देखें कि कुछ विशेष वर्ग जैसे SC, ST, माइनॉरिटी जो होते हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस, उनके लिए प्रावधान करता है। वो भाग कौन सा है, उसका नंबर है 16वां। तो ये 330 से लेकर के 342 आर्टिकल तक। फिर अब एक और अनदर इंपॉर्टेंट भाग है जिसका नाम है भाग 17, और इसमें भारत की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज, उनके बारे में कैसे कैसे ये जोड़ी गई, किस तरह से इन भाषाओं को कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, कैसे इसको बढ़ावा देना है हिंदी भाषा को, तो इसके बारे में भाग कौन सा है, 17, इसमें दिया हुआ 343 से 351। फिर उसके बाद भाग 18, ये इमरजेंसी, भारत में आपातकाल, इमरजेंसी संबंधित प्रावधान। 3 तरह के आपात है, राष्ट्रीय आपात हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, या वित्तीय आपात, ये 352 से लेकर 360। फिर उसके बाद एक भाग जो है, जो नेक्स्ट आता है 19वां भाग, यानी 18 के बाद 19 आता है, मिसलेनियस। इसमें कुछ विशेष चीजें दी हुई हैं, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, इनको अपने पदों को लेकर के संरक्षण दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई पद पर रहते हुए नहीं हो सकती। तो ये मिसलेनियस में हमें कुछ ऐसी बातें मिलेंगी, संसद से भी जुड़ी हुई, कुछ प्रोसीडिंग से जुड़ी हुई कार्रवाइयों के बारे में पता चलता है। और फिर एक अनदर भाग 20, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर देखें, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक ही आर्टिकल है इसके लिए 368। और फिर अगर हम आगे आए भाग 21, जिसमें कुछ टेम्परेरी प्रोविजन, यानी जो टेम्परेरी या ट्रांजिशनल या स्पेशल प्रोविजन, ये वो प्रोविजन जो अस्थाई, जैसे हमने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया 370 में, ऐसे ही कुछ राज्यों के लिए कुछ क्षेत्र होते हैं विशेष, उनके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन किए हुए हैं। तो ये आर्टिकल 369 से 392। और भाग 22 लास्ट का जो भाग है, उसमें हमें बताता है कि संविधान का क्या नाम होगा, शॉर्ट टाइटल में भारत का संविधान। दूसरा, संविधान कब से लागू किया जाएगा, कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया है। और साथ ही इसमें
ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, संविधान का हिंदी वर्जन के बारे में उसको एक ऑथोरिटेटिव रूप दिया गया है, और साथ ही जो कुछ कानून जिनसे हम 47 से 50 के बीच में रूल कर रहे थे उन कानूनों को रिपील करने की बात कही गई है। जो 1935 का कानून था भारत शासन अधिनियम, एक स्वतंत्रता का अधिनियम 1947, इस तरह से ये हुए भाग टोटल 22। अब आगे ये जानेंगे कि इनमें से कौन से भाग कब कब ऐड हुए और कौन कौन से भाग कब हटाए गए, जिसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ये समझाऊंगा आपको।